तो स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। ये हमारा पंचवर्षीय योजना यानी कि 5 ईयर प्लान का क्लास नंबर 5 है। और इस क्लास में हम लोग आज आयोजना का तीसरा चरण देखेंगे, जो आपका 1992 से लेकर 2017 तक देखने को मिलता है। तो पिछले क्लासेस में हम लोग आयोजना का प्रथम चरण, जिसको हम लोग नेहरू का चरण कहते हैं, आपका 1951 से 1966 तक देखे। फिर हम लोग आयोजना का दूसरा चरण, जिसको हम लोग इंदिरा का चरण कहते हैं, जो आपका 1966 से लेकर 1990 तक चला। उसके बाद आयोजना का तीसरा चरण आज हम लोग पढ़ेंगे, जिसको मनमोहन सिंह का भी जो है वो चरण कहा जाता है, और ये आपका 1992 से लेकर 2017 तक देखने को मिलता है। जो हम लोग देखते हैं यहाँ पे दो तरह का जो है आपका कॉन्सेप्ट आता है। एक आपका 1991 से पहले क्या था, और एक आपका 1991 के बाद क्या रहा। वो 1991 से जो पहले है, यहाँ पे भारतीय आयोजन यानी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर 7वीं पंचवर्षीय योजना तक इसकी जो प्रकृति है वो आपका निर्देशनात्मक और आपका आदेशात्मक था, यानी कि डायरेक्टेड और कंट्रोल ये कर रहा था आपका काम। तो सरकार यहाँ पे दो तरह का भूमिका निभा रहा था 1991 से पहले। पहली से 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान यहाँ पे एक आपका निर्देशात्मक और आपका आदेशात्मक इसका सरकार का प्रकृति था। मीन्स सरकार जो है वो नियंत्रित और आपका निर्देशित करती थी कोई भी योजना को। उसके बाद 1991 के बाद भारतीय योजना जो है आपका 8वीं से लेकर 12वीं तक जो योजना है, इसकी प्रकृति आपका सांकेतिक यानी कि इंडिकेटिव हो गई। मीन्स सरकार के द्वारा अब निजी क्षेत्रों को अब नियंत्रित नहीं किया जाएगा, बल्कि सहायता यानी कि फैसिलिटर के रूप में उसका जो है वो फैसिलिटर यानी कि सहायता किया जाएगा। तो सरकार के द्वारा अब निजी क्षेत्रों को अब कंट्रोल ना करके उसकी सहायता किया जाएगा, यानी कि उसका जो है फैसिलिटर के रूप में वो काम करेगा। यहाँ से आप जो है वो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों पार्टनर के रूप में मिलके काम करेंगे। और यहीं से जो है वो आपका पीपीपी मॉडल स्टार्ट हो जाता है, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल स्टार्ट हो जाता है। तो आयोजना का तीसरा चरण 1991 से पहले निर्देशनात्मक और आदेशात्मक था। ये पहली से लेकर 7वीं पंचवर्षीय योजना तक काम किया। 1991 के बाद 8वीं से लेकर 12वीं पंचवर्षीय योजना तक सरकार का जो प्रवृत्ति है वो सांकेतिक हो गया, और यहाँ पे जो है वो आपका निजी क्षेत्रों को नियंत्रित नहीं किया जाएगा, जबकि उसका केवल जो है वो फैसिलिटर यानी कि सहायता के रूप में वो काम करेगा। आई होप ये वाला जो लाइन था आपको समझ में आ गया है। अब हम लोग जो है वो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। और ये जो 8वीं पंचवर्षीय योजना है, ये आपका कब से कब तक चला था, तो हम लोग देखे थे 7वीं पंचवर्षीय योजना वो आपका चला था लास्ट जो है वो 1890 तक चला था। तो जो आपका 7वीं पंचवर्षीय योजना जो था उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। ये आपका 7वीं पंचवर्षीय योजना है, ये आपका 1985 से लेकर 1990 तक चला। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 तक चला। फिर आपका 2 साल के लिए सिंगल जो है वो आपका एनुअल प्लान चला। उसके बाद जो है वो फिर से आपका 8वीं पंचवर्षीय योजना स्टार्ट होता है, और ये आपका 1992 से लेकर 1997 तक चलता है। ठीक है, ये योजना। इस योजना के बारे में 2-3 लाइन और भी याद रखिएगा आप, वो इस प्रकार है। तो ये जो आपका 8वीं पंचवर्षीय योजना है, ये आपका 1992 से 1997 तक रहा था। और इसमें जो टारगेट था वो आपका 5.6% रखा गया था जीडीपी का, और ये प्राप्त हुआ था 6.8%, यानी कि हाईली सक्सेसफुल रहा था। इसको हम लोग राव मनमोहन मॉडल भी कहते हैं, और इसी को जो है वो आपका जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल भी कहते हैं, जो कि आपका फ्रेंच अर्थशास्त्री थे। और यहाँ पे जो है वो आपका सांकेतिक योजना यानी कि इंडिकेटिव प्लानिंग इसका अपनाए थे, और आपका पीपीपी मॉडल को अपनाए थे। इसमें जो है वो आपका गवर्नमेंट की भूमिका अनुदेशक होगा, और यहाँ पे जो है वो निर्देशक और कंट्रोल नहीं होगा। ठीक है, आगे देख लीजिए। 8वीं पंचवर्षीय योजना का निर्माण जहाँ एक और नई आर्थिक नीति को ध्यान में रखकर किया गया था, तो वहीं दूसरी ओर इस योजना का उद्देश्य भुगतान असंतुलन को संतुलित करके भारतीय अर्थव्यवस्था को स्थायित्व भी प्रदान करना था। तो 8वीं पंचवर्षीय जो योजना है उसमें आपका नई आर्थिक नीति इसको भी ध्यान में रख के बनाया गया था। साथ ही साथ जो भी आपका बीओपी क्राइसिस हुआ था उसको भी संतुलित करना था, और आपका अर्थव्यवस्था को अस्थायित्व प्रदान करना था। साथ ही साथ भारतीय अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का फिर से पुनर्निर्माण करना है, वो इस योजना का यानी कि 8वीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य था।
इस कारण सरकार के द्वारा मानवीय संभावनाओं एवं क्षमताओं में विकास, मानव विकास हेतु शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर बल प्रदान किया गया। तो इस कारण जो है सरकार क्या किया, मानवीय संभावनाओं और क्षमताओं में विकास किया, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट, इसके ऊपर ध्यान दिया, मानवीय संभावनाओं और क्षमताओं में विकास किया। और इसके लिए जो है वो गवर्नमेंट शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर क्या किया, ज़्यादा बल प्रदान किया। और जिसका मुख्य उद्देश्य था कि मानव विकास के माध्यम से जीडीपी में सेवा क्षेत्र के योगदान को बढ़ाना है। तो आप एक तरफ मानव विकास बढ़ाइए और मानव विकास के माध्यम से ही आप जो है जीडीपी में सेवा क्षेत्र के योगदान को बढ़ाइए। इसीलिए सरकार के द्वारा इस योजना में सांकेतिक योजना की संकल्पना जो है वो आपका, इसको सांकेतिक क्या, तो सांकेतिक योजना की संकल्पना यानी कि इंडिकेटिव प्लानिंग जो है इसको अपनाया गया। और ये जो है वो आपका फ्रेंच अर्थशास्त्री जो थे, जिनका नाम है जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल, इसके ऊपर ये आधारित था, जो कि आपका फ्रेंच मॉडल था। तो फ्रेंच मॉडल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इसको प्रस्तुत किया गया। तो हम लोग क्या देखें, 8वीं पंचवर्षीय योजना में आपका सांकेतिक योजना यानी कि इंडिकेटिव प्लानिंग को प्रोड्यूस किया गया, पीपीपी मॉडल को अपनाया गया। साथ ही साथ यहाँ पे जो है वो आपका फ्रेंच मॉडल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को जो है वो प्रस्तुत किया गया। हम लोग जानते हैं कि जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल ये फ्रेंच अर्थशास्त्री थे। ये मॉडल आपका 8वीं पंचवर्षीय योजना में आया था। इसको हम लोग मनमोहन मॉडल भी कहते हैं। ठीक है। फिर बताया गया था कि ये जो आपका सांकेतिक योजना आया था और इसमें जो आपका फ्रेंच मॉडल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रस्तुत किया गया था, इसके अंतर्गत आर्थिक गतिविधियों में निजी क्षेत्रों की भूमिका में वृद्धि किया गया। तो जो भी आपका आर्थिक गतिविधि है, आर्थिक गतिविधियों में यानी कि आपका उत्पादन, वितरण और आपका उपभोग, 3 गो आर्थिक गतिविधि कहलाता है। इस आर्थिक गतिविधि में जो निजी क्षेत्रों की जो भूमिका है, इसका जो पार्टिसिपेशन जो रेशियो है, इसको यहाँ पे बढ़ाना था। ठीक है ना। अर्थात सरकार के द्वारा आर्थिक नियमन एवं नियंत्रण प्रक्रिया को उदार बनाया गया। तो सरकार के द्वारा जो आपका आर्थिक नियमन और जो नियंत्रण प्रक्रिया है, इसको बहुत ही ज़्यादा लिबरल यानी कि उदार बनाया गया। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। तो फ्रेंच मॉडल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रस्तुत किया गया, जिसके अंतर्गत आर्थिक गतिविधियों में निजी क्षेत्रों की भूमिका को बढ़ाई गई और इसके द्वारा सरकार के द्वारा जो है, अर्थात सरकार के द्वारा आर्थिक नियमन और नियंत्रण की प्रक्रिया को उदार बनाया गया। तो सरकार अब यहाँ पे क्या करेगा, जो है वो आपका कंट्रोल नहीं करेगा, नियंत्रण नहीं करेगा, उसका केवल नियमन करेगा। ठीक है। और साथ ही साथ आर्थिक गतिविधियों में निजी क्षेत्रों एवं सरकार दोनों की भूमिका को सुनिश्चित किया गया और जिसे लोक निजी भागीदारी मॉडल भी कहते हैं। लोक निजी भागीदारी मॉडल यानी कि पीपीपी मॉडल भी कहते हैं। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। आगे देख लीजिए, बताया जाता है कि जो 8वीं पंचवर्षीय योजना है, इसको सांकेतिक आयोजना भी कहा जाता है, यानी कि इंडिकेटिव प्लानिंग भी कहा जाता है। फिर देख लीजिए, सांकेतिक योजना के अंतर्गत सरकार के द्वारा 4D संकल्पना को लागू किया गया। तो सांकेतिक जो योजना है आपका, इंडिकेटिव जो प्लान है, इसके तहत सरकार के द्वारा 4D का कॉन्सेप्ट लाया गया। 4D कहने का मतलब होता है डी लाइसेंसिंग यानी कि बी लाइसेंसीकरण, दूसरा है डी रिजर्वेशन यानी कि वी आरक्षण, तीसरा है डी रेगुलेशन यानी कि विनियमन और चौथा है डी कंट्रोल यानी कि विनियंत्रण। तो वी लाइसेंसीकरण, विनियंत्रण, विनियमन और वी आरक्षण, तो सभी में आपको देखना पड़ेगा एक एक करके। चारों को मिला देंगे तो वही आपका सांकेतिक योजना बन जाएगा। तो सांकेतिक योजना यानी कि इंडिकेटिव प्लानिंग इज इक्वल टू 4D। 4D मतलब डी लाइसेंसीकरण या डी लाइसेंसिंग, डी रिजर्वेशन, डी रेगुलेशन, डी कंट्रोल, ये चारों करेंगे तो आपका जो है वो सांकेतिक योजना आ जाएगा। यहाँ तक आपको देखने को मिलेगा सांकेतिक योजना, ये आपको समझ में आ गया है। इसके आगे की चर्चा करते हैं, वो देख लीजिए। तो बताया जाता है कि सांकेतिक योजना के अंतर्गत कुछ उद्योगों को छोड़कर अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों को निजी निवेश हेतु खोल दिया गया। तो सांकेतिक योजना इसके द्वारा, इसके अंतर्गत क्या किया गया कि कुछ इंडस्ट्री को छोड़ के जो है अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों को निजी निवेश हेतु खोल दिया गया। तो निजी निवेश हेतु क्या किया गया, खोल दिया गया, इसको ओपन कर दिया गया। साथ ही साथ सभी क्षेत्रों को सरकारी नियंत्रण यानी कि पुलिस राज से मुक्त कर दिया गया। तो जितना भी और भी जो क्षेत्र था उसको सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर दिया, यानी कि पुलिस राज यहाँ से हटा दिया। तो सांकेतिक योजना के अंतर्गत कुछ उद्योगों को छोड़कर अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों को निजी निवेश हेतु खोल दिया कि आइए वहाँ पे आप निजी निवेश कीजिए, पीपीपी मॉडल अपनाया गया।
सांकेतिक योजना में सरकार की भूमिका को सपोर्टिव एंड फैसिलिटेटर के रूप में परिभाषित किया गया है। तो यहाँ पे सरकार जो सांकेतिक योजना है इसमें सरकार का भूमिका क्या है, वो आपके लिए एक सपोर्टिव यानी सहायता करेगा और फैसिलिटेटर के रूप में वो काम करेगा आपके लिए, जिसके अंतर्गत सरकार के द्वारा निजी क्षेत्रों को सांकेतिक रूप से नियंत्रित किया जाता है। तो सरकार केवल जो है वो आपका क्या बोलते हैं उसको, इंडिकेटिव प्लानिंग के तौर पे आपका केवल सांकेतिक रूप से कंट्रोल करेगा। लॉ बना देगा गवर्नमेंट और आपको उसे फॉलो करना है, और नहीं किए तो आपको दंड मिलेगा। सिंपल सी बात है, सरकार लॉ बना दिया है, आपको उसको फॉलो करना है, नहीं किए तो दंड मिलेगा। यही काम यहाँ पे है। इसके अलावा देख लीजिए नेक्स्ट है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में 1992 से लेकर 1996 के मध्य काल को औद्योगिक विकास का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो 1992 से जो 96 का जो टाइम पीरियड रहा है, ये 4 साल आपका जो है यहाँ का जो टाइम पीरियड है उसको औद्योगिक विकास का स्वर्ण काल यानी कि गोल्डन एज कहा गया है, गोल्डन एरा कहा गया है, क्योंकि 8वीं पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास दर 12.5% थी। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में जो आपका औद्योगिक विकास दर है वो आपका 12.5% रहा था, इसीलिए इसको औद्योगिक विकास का स्वर्ण काल भी कहा जाता है 8वीं पंचवर्षीय योजना को। इसमें आपका 92 से 96 तक टाइम पीरियड को। किंतु सेवा क्षेत्र का समृद्धि दर सापेक्षिक रूप से कम रहा। सेवा क्षेत्र का समृद्धि दर सापेक्षिक रूप से कम रहा, लेकिन औद्योगिक विकास दर बहुत ज़्यादा रहा। वहीं 8वीं पंचवर्षीय योजना में भारत का आर्थिक समृद्धि दर जो है वो आपका 6.8% रहा था। तो भारत का जो है वो भारत का जो है आर्थिक समृद्धि दर 6.8% रहा था। औद्योगिक विकास के कारण राजस्व में वृद्धि के कारण राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, चालू खाते पर घाटा यानी कि जिसको बोलते हैं कैड, इसको बोलते हैं चालू खाते पर घाटा यानी कि करेंट अकाउंट डेफिसिट। तो करेंट अकाउंट डेफिसिट इसको बोला जाता है चालू खाते पर घाटा इत्यादि आर्थिक समस्याओं में तीव्र गति से सुधार हुआ। तो क्या हुआ देख लीजिए, अभी बताया गया था कि 8वीं पंचवर्षीय योजना में आपका सेवा क्षेत्र में कमी हुआ, लेकिन औद्योगिक विकास में 12.5% का वृद्धि हुआ। वहीं आर्थिक समृद्धि दर भी 6.8% रहा। इससे क्या हुआ कि औद्योगिक विकास के कारण आपका राजस्व घाटा कर राजस्व में वृद्धि हुआ, और कर राजस्व में वृद्धि होने के कारण राजस्व घाटा और आपका राजकोषीय घाटा इसमें क्या हो गया, और जो अभी आपका चालू खाते में जो भी घाटा था यानी कि करेंट अकाउंट डेफिसिट था, इन सभी समस्याओं में क्या हुआ, तेज गति से सुधार हुआ। किंतु रोजगार सृजन दर अपेक्षाकृत कम होने के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में एक नई समस्या का जन्म हुआ, जिसको हम लोग बोलते हैं रोजगार विहीन समृद्धि यानी कि जॉबलेस ग्रोथ। यानी कि आपका समृद्धि तो हो रहा है, लेकिन वो समृद्धि आपको किसी भी तरह का जो है वो रोजगार सृजित करके नहीं दे रहा है। तो इससे भारतीय अर्थव्यवस्था में एक नई तरह की समस्या का जन्म हुआ, जिसको हम लोग बोलते हैं जॉबलेस ग्रोथ यानी कि रोजगार विहीन समृद्धि दर। ये हम लोग कहते हैं, समृद्धि दर नहीं मतलब रोजगार विहीन समृद्धि। सिंपल सी है बात है, ये इसको भी आपको ध्यान में रखना है। आगे देख लीजिए, जॉबलेस ग्रोथ यानी कि आपका जो है रोजगार विहीन समृद्धि, इसका उत्पन्न होने का जो मुख्य कारण है कि सरकार के द्वारा गरीबी उन्मूलन में किए जा रहे सरकारी व्यय की मात्रा कटौती को माना जाता है। तो सरकार के द्वारा पहले गरीबी उन्मूलन में जो व्यय किया जा रहा था, जो खर्च किया जा रहा था, उसकी मात्रा में कटौती कर दिया गया। पहले 100 रुपये खर्च किया जा रहा था, तो अब आपका 50 रुपया 60 रुपये किया जा रहा है, जिसके कारण जो है वो आपका जॉबलेस ग्रोथ यानी कि रोजगार विहीन समृद्धि देखने को मिलती है। ये आपका था 8वीं नंबर की 5 वर्षीय योजना। तो 8वीं नंबर की जो है पंचवर्षीय योजना ये आपका यहाँ तक रहा, इसको हम लोग यहाँ तक देख लेंगे। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना भी आपका जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट आपका 9वीं पंचवर्षीय योजना है, जो कि आपका 1997 से लेकर 2002 तक देखने को मिलता है। तो ये रहा आपका 9वीं पंचवर्षीय योजना। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में थोड़ा सा 2-4 लाइन है, उसको थोड़ा सा आप ध्यान में रख लीजिएगा। वो क्या है सो देख लीजिए। बताया जाता है कि ये जो आपका 9वीं पंचवर्षीय योजना रहा, एक मिनट रुकिएगा ज़रा। तो ये जो आपका 9वीं पंचवर्षीय योजना है, ये आपका 1997 से 2002 के बीच में रखा गया था, और इसमें जो टारगेट था 6.5% जीडीपी का, और जो है वो अचीव हुआ 5.3%। मतलब कि ये आपका जो है वो सफल नहीं रहा। इस मॉडल को हम लोग योजना आयोग का निवेश मॉडल कहते हैं, और ये पूरी तरीके से आपका जो है वो असफल रहा। और इसके पीछे असफल होने के पीछे कई सारे कारण भी हो सकते हैं, वो हम लोग आगे देखेंगे। तो बोला जा रहा है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना में उत्पन्न समस्याओं के समाधान हेतु सरकार के द्वारा 9वीं पंचवर्षीय योजना में द्वितीय चरण के आर्थिक सुधारों
जिसमें से आपका गुणात्मक सुधार जैसे कि श्रम सुधार, भूमि सुधार इत्यादि को प्रारंभ किया गया। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में जो भी समस्या आया था उसको दूर करने के लिए, समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकार के द्वारा 9वीं पंचवर्षीय योजना लाया गया। और इसमें 9वीं पंचवर्षीय योजना में जो है वो इसके दूसरे चरण में सरकार के द्वारा आर्थिक सुधार जो कि आपका गुणात्मक सुधार थे इसको किया गया, जिसमें आपका श्रम सुधार, भूमि सुधार इत्यादि को प्रारंभ किया गया। ठीक है ना, जो आज तक जारी है और आज तक सरकार इस काम को कर ही रहा है। कहने का मतलब क्या है कि दूसरे शब्दों में देखा जाए तो 1991 में सरकार के द्वारा अपनाए गए प्रथम चरण के आर्थिक सुधारों जो कि आपका मात्रात्मक सुधार था के विभिन्न घटकों को मजबूती प्रदान करने के लिए सरकार के द्वारा द्वितीय चरण के सुधारों को प्रारंभ किया गया। जैसे कि औद्योगिक विकास हेतु जहां प्रथम चरण के सुधार में लाइसेंस व्यवस्था को समाप्त किया गया, वहीं द्वितीय चरण के सुधार में भूमि सुधार कानूनों को संशोधित करने का प्रयास किया गया। और क्योंकि भूमि सुधार के बिना औद्योगिक विकास सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है, सिंपल सी बात है। तो देख लीजिए, पहला जो है सरकार के द्वारा जो देखो 1991 में जो आपका नई आर्थिक नीति आया, इसमें आपका दो तरह का सुधार हम लोग पढ़ेंगे। एक है आपका आर्थिक सुधार जो कि आपका मात्रात्मक सुधार है, और एक है आपका मतलब कि पहला है प्रथम चरण का जो आर्थिक सुधार है उसको हम लोग बोलते हैं मात्रात्मक सुधार, और जो जो आपका द्वितीय चरण का जो आर्थिक सुधार है उसको हम लोग बोलेंगे गुणात्मक सुधार। तो प्रथम चरण का जो आपका मात्रात्मक सुधार है, आर्थिक सुधार को हम लोग बोलेंगे मात्रात्मक सुधार। इसमें जो है वो आपका क्या किया गया, प्रथम चरण में जो है वो आपका आपका प्रथम चरण में क्या किया गया कि प्रथम चरण में जो है वो आपका औद्योगिक विकास करने के लिए आपका क्या किया गया, लाइसेंस व्यवस्था या आपका 4D का संकल्पना को अपनाया गया वहाँ पे प्रथम चरण में। वहीं दूसरे चरण में क्या किया गया कि औद्योगिक विकास को जो है वो फ्रूटफुल तरीके से आपको उसको सुनिश्चित करने के लिए श्रम सुधार, भूमि सुधार इत्यादि को प्रारंभ किया, जो अभी तक देखने को मिल रहा है। क्योंकि हम लोग को भी पता है कि बोला जाता है कि द्वितीय चरण यानी कि जो आपका भूमि सुधार, ये सब दूसरे चरण जो है गुणात्मक सुधार, इसमें जो है आपका भूमि सुधार ये सभी कानूनों में संशोधन करने के बाद ही जो है वो आपका भूमि जो है वो आपका संशोधन किया गया। क्योंकि भूमि सुधार के बिना जो है वो आपका औद्योगिक विकास को सुनिश्चित कर पाना बहुत ही मुश्किल है। तो आर्थिक सुधार के प्रथम चरण में औद्योगिक विकास को जो है वो उसके ऊपर ध्यान दिया गया, और द्वितीय चरण में जो है वो आपका भूमि सुधार, श्रम सुधार इसके ऊपर ध्यान दिया गया, क्योंकि इसको सुधारे बिना आप औद्योगिक विकास नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है। द्वितीय चरण के सुधार में श्रम सुधार एवं भूमि सुधार पर अधिक बल प्रदान किया गया। तो प्रथम चरण के सुधार में क्या किया गया था, आपका औद्योगिक विकास पे ध्यान दिया गया था, जहाँ पे आपका लाइसेंसीकरण यानी कि आपका ये 4D का कॉन्सेप्ट विलाइसेंसीकरण, विनियंत्रण, विनियमन और वि आरक्षण पे ध्यान दिया गया। वहीं जो है वो आपका आर्थिक सुधार का जो द्वितीय चरण है जिसको हम लोग मात्रात्मक सुधार कहते हैं, यहाँ पे औद्योगिक विकास को जो है वो फुलफिल करने के लिए जो है वो आपका क्या किया गया, श्रम सुधार और ये सब भूमि सुधार वगैरह किया गया। आगे देख लीजिए, द्वितीय चरण के सुधार में भूमि सुधार और श्रम सुधार पर अधिक बल दिया गया, और जिसका मुख्य उद्देश्य था कि रोजगार जो सृजन दर और जो औद्योगिक विकास की दर है इसमें वृद्धि करना है। तो रोजगार सृजन दर और आपका औद्योगिक विकास की दर में वृद्धि करना था। इसके अलावा इस योजना के अंतर्गत राज्य स्तरीय राजकोषीय सुधार की संकल्पना को भी लागू किया गया, यानी कि राज्य स्तरीय जो राजकोषीय सुधार की जो संकल्पना है इसको भी लागू किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार के राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान यानी कि ग्रांट्स के विकासात्मक कार्यों में उपयोग को प्रोत्साहित करके पूंजी निर्माण में वृद्धि करना इसका टारगेट था। ठीक है ना, तो इसको भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अभी तक हम क्या क्या बातें बोले हैं वो थोड़ा सा आप समझ लीजिए। ये थोड़ा सा यहाँ पे पेचीदा मामला लग रहा है 9वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। देख लीजिए, अगर भूमि सुधार नहीं होगा तो औद्योगिकीकरण नहीं हो पाएगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो आर्थिक सुधार जो है वो आपका दो तरह से किया गया, एक है प्रथम चरण और एक है आपका द्वितीय चरण। प्रथम चरण को हम लोग मात्रात्मक सुधार कहते हैं, और द्वितीय चरण को जो है वो हम लोग गुणात्मक सुधार कहते हैं। प्रथम चरण में क्या किया गया, तो प्रथम चरण में जो है वो आपका क्या किया गया, तो औद्योगिक विकास करने के लिए जो है वो लाइसेंस व्यवस्था को समाप्त किया गया। और द्वितीय चरण में क्या किया गया, भूमि सुधार और श्रम सुधार को बल प्रदान किया गया। क्लियर। फिर बोला जाता है कि
यहाँ पे इसका एक ही पर्पज़ था, जो नौवां पंचवर्षीय योजना है, यहाँ पे रोजगार सृजन दर को बढ़ाना है और आपका औद्योगिक विकास की दर में भी हम लोगों को वृद्धि करना है। इसके अलावा ये जो नौवीं पंचवर्षीय योजना है, इसके अंतर्गत राज्य स्तरीय राजकोषीय सुधार की संकल्पना को लागू किया गया। यानी कि स्टेट लेवल पे जो आपका राजकोषीय सुधार है, यानी कि जो आपका फिस्कल रिफॉर्म है, इसकी संकल्पना को भी लागू किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य जो है वो आपका केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों के दिए जाने वाले अनुदानों का विकासात्मक कार्यों में उपयोग को प्रोत्साहित करके पूंजी निर्माण की दर को जो है वो बढ़ाना है। तो केंद्र सरकार जो भी राज्य सरकारों को जो भी अनुदान, जो भी ग्रांट्स देते हैं, उन अनुदान को विकासात्मक कार्य में यूज करना है राज्यों के द्वारा। ये आपका राज्य स्तरीय राजकोषीय सुधार की संकल्पना में ये बात कहा गया था कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों को जो भी ग्रांट्स देंगे, उन ग्रांट्स को विकासात्मक कार्यों में हम लोगों को उपयोग करना है, उसके लिए वो प्रोत्साहित करेगा, ताकि पूंजी निर्माण का जो दर है इसमें वृद्धि हो सके। पूंजी रहेगा तभी तो आप निवेश कीजिएगा ना। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया है। इसके आगे नेक्स्ट बात देखिए क्या है। सो द्वितीय चरण के सुधारों के बावजूद नौवीं पंचवर्षीय योजना में अनेक प्रकार की आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हुई। तो पहला तो हम लोग जो है वो आपका आर्थिक सुधार दो चरण में देखें ना, तो द्वितीय चरण में भूमि सुधार और आपका श्रम सुधार वगैरह किए, लेकिन फिर भी नौवीं पंचवर्षीय योजना में अनेक प्रकार की आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हुई, जैसे कि निम्न आर्थिक समृद्धि दर, ये समस्या रहा, निम्न औद्योगिक विकास दर, ये भी समस्या रहा, उच्च बेरोजगारी दर, ये भी समस्या रहा। तो द्वितीय चरण का सुधार भी किए, फिर भी नौवीं पंचवर्षीय योजना में आपका बहुत सारा समस्या प्रॉब्लम देखने को मिलता है इकोनॉमिक रूप से। ये आपका निम्न आर्थिक समृद्धि दर था, निम्न औद्योगिक विकास दर था और आपका उच्च बेरोजगारी दर था। ये क्यों हुआ, इसके पीछे और भी कारण हो सकते हैं जो कि कुछ कुछ इम्पोर्टेंट है। क्या क्या कारण है वो देख लीजिए थोड़ा सा। पहला कारण की बात की जा रही है कि दक्षिण पूर्वी एशियाई संकट, जो कि 1997 से चला आ रहा था। तो दक्षिण पूर्वी एशियाई संकट, तो बोला जाता है कि पूरा साउथ एशिया का मार्केट क्रैश कर गया था दक्षिण पूर्वी एशियाई संकट में। दक्षिण और पूर्वी और एशियाई संकट क्या समझ में आ रहा है कि अगर मान लीजिए एशिया है, इसका पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, दक्षिण है, तो ये दक्षिण और आपका पूर्वी, इधर आपका पूरा ये क्या हो रहा था, संकट हो रहा था 1997 में। तो पूरा साउथ साउथ एशिया का जो मार्केट क्रैश कर गया था। क्लियर। आगे देखिए, बोला जा रहा है कि इस आर्थिक संकट के कारण भारत के निर्यात में तीव्र गति से कमी आई, परिणाम स्वरूप पुनः एक बार भुगतान असंतुलन की समस्या उत्पन्न हुई। तो ये जो आर्थिक संकट था, यानी कि साउथ एशिया का जो मार्केट पूरा क्रैश कर गया, तो इससे आपका आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ और इस आर्थिक संकट के कारण भारत का जो निर्यात है वो तीव्र गति से कम हो गया, जिससे आपका फिर से भुगतान असंतुलन की समस्या उत्पन्न हो गई। तो इससे भी आपका आर्थिक जो है निम्न आर्थिक समृद्धि दर रहेगा, बेरोजगारी जो है दर यहाँ पर ऊंचा रहेगा और आपका निम्न औद्योगिक विकास दर रहेगा। तो ये सभी समस्या यहाँ पे फिर देखने को मिलेगी। दूसरा पॉइंट है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना में सरकार के द्वारा पाँचवीं वेतन आयोग की घोषणा की गई थी। तो जब आपका 8वें नंबर का पंचवर्षीय योजना चल रहा था, तो उसी समय सरकार के द्वारा 5वें वेतन आयोग का घोषणा कर दिया गया था, और जिसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, क्रियान्वयन जो है वो आपका 9वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था, और इसके परिणाम स्वरूप राजस्व घाटे में तीव्र गति से वृद्धि हुआ। जब आपका 5वां वेतन आयोग का घोषणा हुआ 8वीं पंचवर्षीय योजना में, लेकिन उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, क्रियान्वयन है, वो आपका 9वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया, और इसका परिणाम क्या हुआ कि राजस्व घाटा जो है, फिजिकल डेफिसिट, उसमें आपका वृद्धि हो गया। आगे देख लीजिए, भारत में राजनीतिक अस्थिरता, ये समस्या तो हर समय बना हुआ है, तो इसके कारण पॉलिसी पैरालिसिस की समस्या उत्पन्न हो गई, बिकॉज इसी बीच जो है वो कई सारे पीएम बने थे। इसी में देखते हैं कि कोई 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बन रहा है, ठीक ना, ये सभी समस्या देखने को मिलती है। फिर देख लीजिए आपका इसी बीच आपका 1999 में कारगिल युद्ध हुआ, तो गैर योजनागत व्यय में वृद्धि के कारण राजकोषीय घाटा में वृद्धि हुई, जिस कारण भुगतान असंतुलन की समस्या एक बार फिर उत्पन्न हुई। तो कारगिल युद्ध हुआ, तो इससे आपका जो योजनागत व्यय नहीं बल्कि गैर योजनागत व्यय में वृद्धि हुआ, जिससे आपका राजकोषीय घाटा में फिर वृद्धि हुआ, तो फिर प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम लगातार जो है वो बने हुए थे, बार बार ये प्रॉब्लम देखने को मिल ही रहे थे, ठीक है।
तो इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा। फिर इसके बाद जो है वो आप थोड़ा सा देख लीजिए, 1998 में परमाणु परीक्षण के कारण अमेरिका के द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक प्रतिबंध का जो है वो आरोपण कर दिया गया था, जिसके कारण भारत का जो निर्यात है वो नकारात्मक रूप से प्रभावित हो गया था। तो ये सभी इसके पीछे का रीज़न भी था, इसको भी थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। तो अभी के क्लास में हम लोग क्या क्या देखे हैं, पहला तो हम लोग देखे हैं आयोजन का तीसरा चरण में 8वीं पंचवर्षीय योजना, फिर हम लोग देखे हैं 9वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। फिर अब हम लोग जो है वो आपका 10वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ेंगे। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ने से पहले 8वीं और 9वीं के जो है उस संबंध में हम लोग थोड़ा सा एक ये देख लेते हैं क्या है इसका फैक्ट। तो 7वीं तक तो हम लोग देख चुके थे, तो अभी हम लोग 8वीं और 9वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में देखेंगे। 8वीं पंचवर्षीय योजना ये बताया जाता है कि 1 अप्रैल 1992 से लेकर 31 मार्च 1997 तक रहा था, और इस मॉडल को हम लोग जॉन डब्ल्यू मूलर मॉडल भी कहते हैं। और इसमें जो लक्षित विकास दर था वो 5.6% था, और प्राप्त विकास दर 6.6% हुआ, यानी कि ये बहुत सफल रहा, ठीक है। आगे देख लीजिए, मुख्य उद्देश्य जो है वो आपका मानव संसाधन विकास, रोजगार सृजन और जो आपका जनसंख्या नियंत्रण था। 1991 में एलपीजी को भारत के द्वारा अपना लिया गया था, और अतः इसके कुशल क्रियान्वयन के लिए पूंजी के साथ साथ कुशल मानव संसाधन की भी आवश्यकता थी। भारत अधिक जनसंख्या के कारण श्रम शक्ति से संपन्न देश था, तो भारत में जनसंख्या ज़्यादा है, देन आपका श्रम शक्ति बहुत ज़्यादा होगा, अतः पूंजी निर्माण के लिए मानव संसाधन की कुशलता पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी था। तो आप पूंजी निर्माण कीजिए, उसके लिए मानव संसाधन के ऊपर, कुशलता के ऊपर ध्यान दीजिए। फिर 20वीं शताब्दी के अंत तक पूर्ण रोजगार की प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया था। प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिक लक्ष्य रखा गया था। साथ ही साथ 15 से 35 वर्ष आयु में निरक्षरता उन्मूलन पर भी ध्यान दिया गया था। सभी गांवों में शुद्ध पेयजल एवं प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध करवाया गया था। ऊर्जा, परिवहन, संचार, सिंचाई आदि सुविधाओं को विस्तार यहाँ पे किया गया था। खाद्य पदार्थों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना तथा कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कृषि विकास तथा फसल विविधीकरण यानी कि डाइवर्सिफिकेशन पर ध्यान दिया गया। जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाने के लिए सहयोग प्रेरणा यानी कि इंटेंसिव तथा हतोत्साहन यानी कि डिसइंसेंटिव्स का मार्ग जो है वो अपनाया गया। इसके अलावा कुछ कुछ देख लीजिए अन्य महत्वपूर्ण यहाँ तथ्य। तो बताया जाता है कि आपका जो है वो 7th 5 ईयर प्लान जो है वो आपका 13 मार्च 1990 को समाप्त हुआ, लेकिन 8वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1992 में शुरू हुई। तो 2 साल जो है वो आपका क्या हो गया था, तो 2 साल जो है आपका 90 से 91 और 91 से 92 योजना अवकाश रहा, और यहाँ पे वार्षिक वित्तीय नीति अपनाई गई। फिर हम लोग देखे थे कि आपका जो योजना व्यय की जो राशि है वो आपका इतना इतना ज़्यादा था, उसको ये याद नहीं रखिए रहिए। 8वीं पंचवर्षीय योजना में निर्देशात्मक योजना यानी कि इंडिकेटिव प्लानिंग का दौर यहाँ से जो है वो प्रारंभ हो जाता है, जिसमें आपका 4D का कॉन्सेप्ट अपनाया गया था। फिर देखिए 9वीं पंचवर्षीय योजना, ये आपका 1 अप्रैल 1997 से लेकर 2002 तक रहा था, और इसमें जो है टारगेट 7% का रखा गया था और प्राप्त हुआ था मात्र 5.6%, ये असफल रहा था। इसमें मुख्य उद्देश्य की बात करें तो सामाजिक न्याय और समता के साथ विकास यानी कि ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस एंड इक्विटी, ये इसका लक्ष्य था, उद्देश्य था। इस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए निम्न बातों पर ध्यान दिया गया था। रोजगार निर्माण एवं गरीबी निवारण के लिए कृषि एवं ग्रामीण विकास को प्राथमिकता दी गई थी। खाद्यान्न तथा पोषण सुरक्षा यानी कि फूड एंड न्यूट्रिशनल जो है वो सिक्योरिटी का लक्ष्य रखा गया था। जनसंख्या वृद्धि दर पर नियंत्रण रखा गया था। प्रत्येक स्तर पर जनता की भागीदारी एवं विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण पर जोर दिया गया था। समाज में वंचित वर्ग, महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग एवं अल्पसंख्यकों को मजबूत बनाने की योजना रखी गई थी। महिला सशक्तिकरण पर अधिक बल दिया गया था। जन भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए पंचायती एवं सहकारी संस्थाओं के विकास पर बल दिया गया था। जन सामान्य को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया गया था, और स्थिर मूल्य स्तर के साथ आर्थिक विकास दर को अधिक तीव्र किया गया था। इस योजना से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण बिंदु देखिए, तो हम लोग जानते हैं कि 9वीं पंचवर्षीय योजना को 1 अप्रैल 1997 से शुरू किया गया था, लेकिन केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा इसकी जो मंजूरी है वो 9 जनवरी 1999 को प्राप्त हुई, और बाद
और बाद में 19 जनवरी 1999 को एनडीसी के द्वारा इसे स्वीकृति प्रदान जो की गई। एनडीसी मतलब नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा। शेष अवधि के लिए एनडीसी के द्वारा इसमें विकास दर को 7% लक्षित किया गया था, जबकि पूरी योजना अवधि के दौरान इसका विकास दर 6.5% निर्धारित की गई थी। कृषि एवं ग्रामीण विकास को ध्यान में रखते हुए कृषि क्षेत्र निवेश को बढ़ाकर आपका 2,68,300 करोड़ रुपये कर दिए गए। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, याद मत रखिएगा बिल्कुल भी। फिर जो है आपका 10वीं पंचवर्षीय योजना आया था, और फिर हम लोग जो है वो नेक्स्ट आपका 10वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में देखेंगे क्या है क्या नहीं है सो। ठीक है, तो ये रहा आपका 10वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में, देख लीजिए। तो अब हम लोग नेक्स्ट जो है वो आपका 10वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में देखते हैं। इससे संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में थोड़ा सा याद रखिए। 10वीं पंचवर्षीय योजना बहुत ही बृहद था। 10वीं पंचवर्षीय योजना की बात कीजिएगा तो आप देखिएगा कि ये 2002 से लेकर 2007 तक रहा था, और 10वीं पंचवर्षीय योजना का जो टारगेट था 8% और 80 जो है वो सफल हुआ था, अचीव हुआ था 7.6%, यानी कि 0.5% कम हुआ था। ये जो योजना था वो आयोग का निवेश मॉडल पर आधारित था। 10वीं पंचवर्षीय योजना इसी में आपका मनरेगा 2005 में स्टार्ट किया गया था, जो कि काम का अधिकार था। सूचना का अधिकार 2005 में शुरू हुआ। फिर 2006 में आपका घरेलू हिंसा अधिनियम, और 2006 में ही आपका वन अधिकार कानून अधिनियम भी बना था। उसके बाद 2003 में FRBM एक्ट भी आया था। उसके बाद राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन भी आया था। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में जो है वो आपका भर भर के जो है वो स्कीम, योजनाएं, प्रोग्राम वगैरह चलाया गया था। ठीक है, अब आगे देखिए 10वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो बताया जा रहा है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना को विभिन्न आर्थिक दृष्टिकोणों से महत्वपूर्ण योजना मानी जाती है। तो अलग अलग आर्थिक दृष्टिकोण से इसको एक महत्वपूर्ण योजना माना जाता है, क्योंकि रोजगार विहीन की समस्या के समाधान हेतु भारत सरकार के द्वारा रोजगार सृजन कार्यक्रमों पर बल प्रदान किया गया था। तो भारत में जो है वो 10वीं पंचवर्षीय योजना को अलग विभिन्न आर्थिक दृष्टिकोणों से एक महत्वपूर्ण योजना माना जाता है, क्योंकि रोजगार विहीन समस्या, यानी कि जो आपका रोजगार विहीन जो है जॉबलेस ग्रोथ हो रहा था, रोजगार विहीन समृद्धि हो रहा था, यानी कि रोजगार विहीनता की जो समस्या है इसके समाधान के लिए भारत सरकार के द्वारा रोजगार सृजन कार्यक्रमों पर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बल दिया गया था। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में रोजगार सृजन कार्यक्रमों पर बहुत ही ज़्यादा बल प्रदान किया गया था, और साथ ही साथ मानव विकास हेतु स्वास्थ्य सुविधाओं एवं सेवाओं का भी विस्तार किया गया था। तो मानव विकास के लिए स्वास्थ्य सुविधा और सेवा का भी विस्तार किया गया था। इसके अलावा देखें तो विनिमय दर प्रणाली में सुधार के कारण विदेशी मुद्रा अंतर्प्रवाह में भी जो है वो वृद्धि हुई थी। तो विनिमय दर जो है प्रणाली है, यानी कि जो आपका विनिमय दर प्रणाली है, एक्सचेंज रेट जो सिस्टम है, इसमें भी सुधार हुआ, जिसके कारण जो आपका विदेशी मुद्रा है उसका अंतर्प्रवाह में भी वृद्धि हुआ, यानी कि जो आपका फॉरेन करेंसी है इसका इंटरफ्लो में भी क्या हुआ, वृद्धि हुआ, जिससे आपका घरेलू अर्थव्यवस्था में मुद्रा तरलता में क्या हुई, वृद्धि हुई। तो घरेलू अर्थव्यवस्था में, यानी कि जो आपका डोमेस्टिक इकोनॉमी है, इसमें आपका जो है वो मुद्रा तरलता में, यानी कि करेंसी लिक्विडिटी में भी वृद्धि हुई, और इस कारण जो है वो आपका सेवा क्षेत्र का जो है वो जीडीपी में योगदान बढ़ा। और इस पंचवर्षीय योजना में जीडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़कर 50% से अधिक हो गया। तो हम लोग जाने कि 10वीं पंचवर्षीय योजना में ही आपका विनिमय दर प्रणाली को रिफॉर्म किया गया, सुधार किया गया, जिससे आपका विदेशी मुद्रा का अंतर्प्रवाह बढ़ा, और इससे क्या हुआ कि घरेलू अर्थव्यवस्था में मुद्रा तरलता में वृद्धि हुई, और इस कारण से सेवा क्षेत्र का जीडीपी में योगदान बढ़ा। और 10वीं पंचवर्षीय योजना में जीडीपी में सेवा क्षेत्र का जो योगदान है वो बढ़कर 50% से भी ज़्यादा हो गया था। यहाँ तक लाइन आपको समझ में आ गया है। आगे देख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट बोला जा रहा है कि FDI और FII, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट के अंतर्प्रवाह, यानी कि इसके इनफ्लो के कारण भारतीय मुद्रा के मूल्य में वृद्धि हुई, जिससे हम लोग एप्रिसिएशन ऑफ रुपीज़ कहते हैं। तो अगर देखिए, जब आपका FDI और FII का अंतर्प्रवाह होगा तो भारतीय मुद्रा का जो मूल्य है इसमें वृद्धि होगा, इसको हम लोग एप्रिसिएशन ऑफ रुपीज़ कहेंगे। और वहीं जब FDI और FII का आउटफ्लो होगा, यानी कि वही प्रवाह होगा, तो इससे आपका मुद्रा के मूल्य में कमी होगी, जिसको हम लोग डेप्रिसिएशन ऑफ रुपीज़ कहेंगे। क्लियर बात।
आगे देख लीजिए, 2002 में विदेशी मुद्रा के अंतर्प्रवाह के कारण भारत के बचत दर, निवेश दर और पूंजी निर्माण दर, आर्थिक समृद्धि दर इत्यादि में तीव्र गति से वृद्धि हुआ। तो 2002 में विदेशी मुद्रा का जब अंतर्प्रवाह हो रहा है तो इससे आपका भारत का जो बचत दर है, निवेश दर है, पूंजी निर्माण दर है, आर्थिक समृद्धि दर है, इसमें क्या हुआ, तीव्र गति से वृद्धि हुआ। और परिणाम स्वरूप 10वीं पंचवर्षीय योजना में राजकोषीय घाटा जो है वो घटकर जीडीपी का 3% हो गया। तो इससे क्या हुआ, जब आपका आर्थिक समृद्धि दर में वृद्धि हुआ तो जो आपका परिणाम स्वरूप ये हुआ कि 10वीं पंचवर्षीय योजना में जो आपका राजकोषीय घाटा है, तो राजकोषीय घाटा यानी कि जो आपका फिजिकल डिफिसिट है वो आपका जीडीपी का 3% और राजस्व घाटा जो है वो आपका शून्य हो गया। तो राजकोषीय घाटा जीडीपी का मात्र 3% रह गया और जो आपका राजस्व घाटा है वो आपका एकदम शून्य हो गया। ठीक ना, मतलब जीरो हो गया। अर्थात 10वीं पंचवर्षीय योजना में भारतीय अर्थव्यवस्था में सभी मैक्रो इकोनॉमिक संकेतकों का प्रदर्शन जो है वो संतोषजनक रहा। तो यहाँ पे जो है वो 10वीं पंचवर्षीय योजना में राजकोषीय घाटा घटकर 3% हो गया और राजस्व घाटा घट के शून्य हो गया। और ओवरऑल कहा जाए तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में जो भारतीय अर्थव्यवस्था का जो सभी मैक्रो इकोनॉमिक संकेतक है, इन सभी संकेतकों का जो प्रदर्शन रहा है वो प्रदर्शन एकदम आपका कैसा रहा है, तो आपका ये संतोषजनक रहा है एकदम। ठीक है, यहाँ तक आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद थोड़ा सा पॉइंट और है, उसको भी ध्यान में रख लीजिए। तो बोला जाता है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भारत सरकार के द्वारा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम यानी कि FRBM एक्ट 2003 को लागू किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य मैक्रो इकोनॉमिक संकेतकों के प्रदर्शन में सुधार लाना था। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही राजकोषीय, हम लोग बोलते हैं कि राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन जो है अधिनियम, राजकोषीय यानी कि फिस्कल और उत्तरदायित्व यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और बजट प्रबंधन यानी कि बजट मैनेजमेंट एक्ट लाया गया था, यानी कि फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजटिंग मैनेजमेंट एक्ट 2003 में लाया गया था। और जिसका पर्पस था कि मैक्रो इकोनॉमिक संकेतकों के जो प्रदर्शन है इसमें क्या करना है, सुधार लाना है। तो ये आपका 10वीं पंचवर्षीय योजना था। 10वीं पंचवर्षीय योजना में ही आपका NRHM यानी कि स्वास्थ्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य संबंधित योजना, इसके ऊपर काम किया गया था। ये याद रहेगा तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दीजिए ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये आपका 10वीं पंचवर्षीय योजना था। फिर देख लीजिए थोड़ा सा आप कि जो आपका 10वीं पंचवर्षीय योजना है, तो इसी 10वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित कुछ कुछ आर्थिक समस्याएं भी आई थी। ये आर्थिक समस्या क्या है, तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र का प्रदर्शन अपेक्षाकृत जो है वो आशा अनुरूप नहीं रहा और इस क्षेत्र में समृद्धि दर मात्र 2% यही वार्षिक था, जिसका मुख्य कारण मानसून विफलता और कृषि क्षेत्र में घटता लोक निवेश को माना जाता है। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र का जो प्रदर्शन है वो संतोषजनक नहीं रहा और इस क्षेत्र में जो आर्थिक समृद्धि था, मतलब समृद्धि दर जो था कृषि क्षेत्र में वो मात्र 2% था, जिसका मुख्य कारण मानसून फेलियर और साथ ही साथ लोक निवेश घट रहा था। जो कृषि क्षेत्र में लोक निवेश घट रहा है इसको माना जाता है। दूसरा पॉइंट देखिए, इस पंचवर्षीय योजना यानी कि 10वीं पंचवर्षीय योजना में अवसंरचना क्षेत्र का विकास धीमी गति से हुआ। तो अवसंरचना क्षेत्र का जो विकास है वो धीमी गति से हुआ, कम कम धीरे धीरे। फिर थर्ड नंबर पॉइंट देख लीजिए, रोजगार सृजन कार्यक्रमों के बावजूद इस योजना में रोजगार विहीनता की समस्या को अपेक्षित सुधार नहीं हो पाया। तो रोजगार सृजन कार्यक्रम कितनों भी चला रहे थे हम लोग, फिर भी यहाँ पे जो है वो आपका रोजगार विहीनता की समस्या देखने को मिलती ही है रही। और परिणाम स्वरूप भारत सरकार के द्वारा 2007 में 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समावेशी विकास की संकल्पना को जो है वो प्रस्तुत किया गया। और इसी में हम लोग देखते हैं कि जो आपका जॉबलेस ग्रोथ था इसको दूर करने के लिए ही मनरेगा आया था भारत में 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में रोजगार सृजन कार्यक्रम बहुत सारे चलाए जा रहे थे, लेकिन फिर भी इस योजना में रोजगार विहीनता की जो समस्या है वो बनी हुई थी और जिसके कारण भारत सरकार के द्वारा जो आपका 2007 में 11वीं पंचवर्षीय योजना आता है 2007 से लेकर 2012 तक, इसको इसी में जो है 11वीं पंचवर्षीय योजना में समावेशी विकास यानी कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट का जो संकल्पना है उसको प्रस्तुत किया गया था। ठीक है।
ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। यहाँ तक समझ में आ गया है। तो ये रहा आपका 10वीं पंचवर्षीय योजना। अब जो है वो हम लोग थोड़ा सा 10वीं पंचवर्षीय योजना के बाद जो है वो आपका 11वीं पंचवर्षीय योजना की तरफ चलते हैं। ये 11वीं पंचवर्षीय योजना क्या है सो। तो ये रहा आपका 11वीं पंचवर्षीय योजना और यही हम लोग का आज का लास्ट टॉपिक होगा, क्योंकि 12वीं पंचवर्षीय योजना और जो थोड़ा बहुत आपका और भी अन्य फैक्ट बचेंगे उसको हम लोग एक नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। तो ये आपका क्लास नंबर 5 था ये, और एक और क्लास आएगा आपका क्लास नंबर 6। टोटल 6 क्लास में आपका 5 ईयर का जो प्लान है पंचवर्षीय योजना वाला, ये पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा ये वाला यूनिट। तो 6 क्लास यानी कि 6 घंटा, तो 6 घंटा का अगर आप वीडियो देख लीजिएगा तो इससे आपका जो है 5 ईयर प्लान वाला जो पूरा यूनिट है, टॉपिक है, वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना जो है वो 2007 से लेकर 2012 तक चलता है ये। इसको हम लोग शिक्षा योजना भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन के जो फील्ड में बहुत ही ज़्यादा काम किया गया था। 11वीं पंचवर्षीय योजना को थोड़ा डिटेल से देखेंगे तो यहाँ पे क्षेत्र, लक्ष्य और उपलब्धि तीनों देखेंगे। यहाँ पे जो है आपका जीडीपी ग्रोथ रेट रखा गया था 9% लक्ष्य, और प्राप्त हुआ 7.86%। कृषि क्षेत्र में लक्ष्य रखा गया था 4%, प्राप्त हुआ 3.5%। उद्योग क्षेत्र में लक्ष्य रखा गया था 10%, प्राप्त हुआ 6.6%। सेवा क्षेत्र में लक्ष्य रखा गया था 9 से 10% और प्राप्त हुआ 9.8%। ये लगभग ठीक ठाक था। तो देख लीजिए लगभग लगभग सभी में कम रहा, केवल सेवा क्षेत्र हल्का फुल्का ठीक रहा। तो ये सापेक्षिक रूप से निम्न प्रदर्शन रहा, क्यों, इसके पीछे का रीजन वो जानते हैं हम लोग आगे। तो हम लोग अब देखेंगे 11वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो बोला जाता है कि विदेशी पूंजी के उच्च अंतर्प्रवाह के कारण इस योजना के प्रथम वर्ष यानी कि 2007 और 2008 में आर्थिक समृद्धि दर जो है वो आपका बहुत ही सर्वाधिक था। तो स्टार्टिंग में विदेशी पूंजी का जो है वो अंतर्प्रवाह बहुत ही ज़्यादा हो रहा था। इसके कारण जो आपका 11वीं पंचवर्षीय योजना है 2007 से लेकर 2012 तक, इसमें स्टार्टिंग का एक साल जो 2007 और 2008 है, यहाँ पे आर्थिक समृद्धि दर बहुत ही ज़्यादा जो है वो दर्ज किया गया था, एकदम 9% से भी ज़्यादा। किंतु इस योजना का जो द्वितीय वर्ष है 2008 और 9, ये आपका सब प्राइम क्राइसिस के साथ प्रारंभ हुआ। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे क्राइसिस हो गया, सब प्राइम क्राइसिस हुआ, ये हम लोग देखते हैं। अगर इसमें हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखते हैं कि आपका न्यूनतम ब्याज दर पे प्राइम लेंडिंग रेट, इसके नीचे कोई भी बैंक लोन नहीं देगा, ओके, और इससे कम पे ब्याज, इसे ही मॉर्टगेज क्राइसिस, अच्छा छोड़ दीजिए यहाँ तक। तो हम लोग जानते हैं कि स्टार्टिंग का एक साल 2007 से 8 जो है वो आर्थिक समृद्धि दर बहुत ज़्यादा रहा था, क्योंकि विदेशी पूंजी का अंतर्प्रवाह जो है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हो रहा था। लेकिन दूसरा जो साल है इस योजना का 2008 और 9, ये आपका सब प्राइम क्राइसिस के साथ प्रारंभ होता है। किंतु संकट का प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था में नगण्य रहा। कैसा रहा, तो नगण्य रहा, एकदम ना के बराबर रहा। किंतु 2009 और 2010 के बाद के वर्षों में भारत का विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश नकारात्मक रूप से प्रभावित हुआ। तो सब प्राइम क्राइसिस हुआ था 2008 और 9 में, लेकिन इसका जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका जो प्रभाव है एकदम पूरा नेग्लिजिबल यानी कि नगण्य रहा था। लेकिन हम लोग जब एक साल के बाद फिर यानी कि 2009 और 2010 की बात करेंगे, यानी कि इस योजना का तीसरा साल, इसके तीसरे साल में जो है वो भारत का विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश जो है वो एकदम नकारात्मक रूप से प्रभावित हुआ, जिसको हम लोग पोस्ट रिसेशन इफेक्ट कहते हैं, यानी कि बाद का प्रभाव यहाँ पे हुआ। आगे देख लीजिए, एक आपका वैश्विक वित्तीय संकट जो है वो प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया, यानी कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस स्टार्ट हुआ। तो वैश्विक वित्तीय संकट के कारण भारत से डॉलर का जो है वो बहिर्प्रवाह प्रारंभ हुआ, क्योंकि वैश्विक वित्तीय संकट स्टार्ट हुआ और इसके कारण जो है भारत से डॉलर का क्या हुआ, बहिर्प्रवाह यानी कि आउटफ्लो जो है वो प्रारंभ हुआ। परिणाम स्वरूप भारत का औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र जो है वो नकारात्मक रूप से यहाँ पे प्रभावित हो गया, क्योंकि वैश्विक वित्तीय संकट हुआ और इस कारण से डॉलर का बहिर्प्रवाह हो रहा है, जिससे आपका भारत का जो है वो औद्योगिक और आपका जो सेवा क्षेत्र है वो आपका नकारात्मक रूप से प्रभावित हुआ। इसके बाद 2009 और 2010 में आर्थिक समृद्धि दर जो है वो विश्व में सर्वाधिक 6% से अधिक दर्ज किया गया था। तो इसके बावजूद भी
जो है 2009 और 2010 में भारत का जो आर्थिक समृद्धि दर है विश्व में सर्वाधिक दर्ज की गई थी। विश्व में सबसे ज़्यादा जो है वो आर्थिक समृद्धि दर उस समय भारत का ही था, 6.6% मतलब। किंतु 2009 और 2010 में और 2010 और 2011 में यूरो जोन संकट भी आया, जो कि आपका ग्रीन एवं स्पेन संकट था। इसके कारण भारत का निर्यात फिर से नकारात्मक रूप से प्रभावित हुआ। तो इतना सारा कारण था। क्या क्या बोले हम वो देख लीजिए। सबसे पहले 2007-8 में इस योजना का जो है 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो प्रथम साल है बहुत ही बढ़िया था, क्योंकि यहाँ पे विदेशी पूंजी का उच्च प्रवाह हो रहा था, इनफ्लो हो रहा था। इससे आपका आर्थिक समृद्धि दर बहुत ही सर्वाधिक दर्ज किया गया, लगभग 9% से ज़्यादा। किंतु किंतु जब हम लोग इस योजना का द्वितीय साल की बात करेंगे 2008 और 9, तो ये आपका सब प्राइम क्राइसिस के साथ स्टार्ट हुआ। और यूएसए में, अमेरिका में एक आपका क्राइसिस हुआ जिसको बोलते हैं मॉर्टगेज क्राइसिस। मॉर्टगेज क्राइसिस क्या होता है वो देख लीजिए। न्यूनतम ब्याज दर पे, यानी कि एकदम बहुत ही कम ब्याज दर पे प्राइम लेंडिंग रेट, जिसको बोलते हैं न्यूनतम ब्याज दर, तो एगो फिक्स कर दिया गया। प्राइम 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 लेंडिंग रेट यानी कि न्यूनतम ब्याज दर एगो फिक्स रेट कर दिया कि इससे नीचे कोई भी बैंक लोन नहीं देगा। ओके। और इससे कम ब्याज पर लोन तो नहीं, तो वही आपका सब प्राइम क्राइसिस स्टार्ट होगा। देख लीजिए, अगर फिक्स कर दिया कि आपको 5% पे ही सभी बैंक आपको लोन देगा, तो ये जो है वो फिक्स कर दिया गया, उसको बोलते हैं न्यूनतम ब्याज दर, यानी कि प्राइम आपका लेंडिंग रेट। इससे नीचे कोई भी बैंक जो है वो आपको लोन देगा ही नहीं। और इससे कम ब्याज पर लोन, तो वही आपका सब प्राइम क्राइसिस हुआ। यानी कि जो आपका न्यूनतम ब्याज दर से भी कम ब्याज पे अगर कोई लोन देता है, तो वही आपका सब प्राइम क्राइसिस हो जाएगा। लोन देगा तो आपका सब प्राइम क्राइसिस हो जाएगा। और यही आपका मॉर्टगेज क्राइसिस कहलाता है, जो कि अमेरिका में स्टार्ट हुआ था। लेकिन इसका प्रभाव भारत में नगण्य रहा था। लेकिन जो योजना का तीसरा साल था 2009 और 2010, यहाँ पे क्या हुआ कि बाद के वर्षों में भारत में विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश यहाँ पे थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव पड़ा, जिसको हम लोग पोस्ट रिसेशन इफेक्ट कहते हैं। उसके बाद फिर आपका ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, वैश्विक वित्तीय संकट हुआ, जिसके कारण भारत से है डॉलर का बहिर्प्रवाह हुआ, जो है आउटफ्लो हुआ। इसका परिणाम क्या हुआ कि औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र में नकारात्मक रूप से प्रभाव हुआ, यहाँ पे प्रभावित हुआ। फिर जो आपका तीसरा साल था आयोजना का 2009 और 2010 में, यहाँ पे आर्थिक समृद्धि दर जो था वो विश्व में सर्वाधिक था, 6%। किंतु 2009 और 2010 में ही बाद में क्या हुआ, 2009 और 2010 में और तथा 2010 और 11 में, यानी कि योजना का तीसरा साल में और योजना का चौथा साल में, आपका ग्रीस और स्पेन में एक संकट हुआ, ग्रीस और स्पेन देश में, जिसको बोलते हैं यूरो जोन संकट। और ये जो यूरो जोन संकट था, इसका प्रभाव भारत में भी पड़ा, और भारत का जो निर्यात था वो आपका नकारात्मक रूप से प्रभावित हुआ। क्लियर। तो इस सभी पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, बताया जा रहा है कि 2009 और 2010 में, यानी कि जो है वो आपका आयोजना का तीसरे साल में ही मानसून विफलता रहा, जिसके कारण कृषि का जो विकास दर है वो आपका क्या रहा, अत्यंत कम रहा, जो वैश्विक आर्थिक संकट के प्रभावों को और मजबूती प्रदान कर रहा था। तो जो आपका वैश्विक आर्थिक संकट था, इसका जो प्रभाव था, इसके प्रभाव को और स्ट्रॉन्ग बना दे रहा था, क्योंकि हमारे यहाँ मानसून विफलता हुआ, इससे आपका कृषि क्षेत्र का जो है विकास दर ये भी और ज़्यादा कम रह गया, ये प्रॉब्लम हुआ। आगे देख लीजिए, परिणाम स्वरूप भारत सरकार के द्वारा प्रोत्साहन पैकेज की जो है वो घोषणा की गई। तो सरकार जो है वो लास्ट में क्या किया, भारत सरकार के द्वारा प्रोत्साहन पैकेज, इसकी जो है वो घोषणा की गई, और जिसके अंतर्गत आरबीआई के द्वारा विस्तारवादी मौद्रिक नीति को लागू किया गया। तो सरकार क्या किया फिर, विस्तारवादी मौद्रिक नीति को लागू किया, और ये काम जो है वो आरबीआई किया। तो उस भारत सरकार के द्वारा प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की गई, और इसके अंतर्गत आरबीआई के द्वारा विस्तारवादी मौद्रिक नीति को अपनाया गया, इसको लागू किया गया। कहने का मतलब है CLR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ब्याज दर, सबको सरकार क्या कर दिया, कम कर दिया। इसको बोलेंगे हम लोग विस्तारवादी राजकोषीय नीति या विस्तारवादी मौद्रिक नीति। फिर देख लीजिए,
इसमें परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि भारतीय अर्थव्यवस्था में मांग प्रेरित मुद्रास्फीति की समस्या फिर यहाँ से उत्पन्न हो गई। तो भारत में मांग प्रेरित मुद्रास्फीति की समस्या उत्पन्न हो गई। तो जब भी आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है तो इसमें गवर्नमेंट क्या करता है, विस्तारवादी मौद्रिक नीति अपनाता है आरबीआई के द्वारा, जिसमें CLR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और ब्याज दर सभी को कम कर देता है। इसके बाद क्या हुआ वो देख लीजिए। परिणाम स्वरूप आरबीआई के द्वारा पुनः संकुचनवादी मौद्रिक नीति का प्रयोग किया गया और इसके कारण औद्योगिक क्षेत्र में तरलता संकट यानी कि करंज की समस्या फिर से उत्पन्न हो गई। तो शुरू में आरबीआई के द्वारा विस्तारवादी मौद्रिक नीति का प्रयोग किया गया, फिर बाद में आरबीआई के द्वारा संकुचनवादी मौद्रिक नीति का प्रयोग किया जाता है। तो ये 2-3 काम किया आरबीआई, ठीक है ना। इसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट घटना क्या हुआ सो। तो फिर बताया जा रहा है कि 2011 और 2012 में अच्छे मानसून के कारण कृषि विकास का जो दर है वो आपका 10% से अधिक रहा। तो फिर 2011 और 2012 में जो आपका आयोजना का 5वां साल था, इस 5वें साल में मानसून जो है वो बहुत बढ़िया रहा, जिसके कारण कृषि विकास जो दर है वो आपका 10% रहा और इसके कारण वैश्विक आर्थिक संकट के प्रभाव की तीव्रता में थोड़ा बहुत कमी आई। तो क्या बोले, 2011-2012 में अच्छे मानसून के कारण कृषि विकास दर 10% से अधिक रहा और इसके कारण वैश्विक आर्थिक संकट की जो प्रभाव की तीव्रता में थोड़ा सा कमी आई। किंतु बाद के वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे राजनीतिक अस्थिरता और मध्य पूर्व संकट के कारण कच्चे तेल के मूल्य में अप्रत्याशित वृद्धि हुई। तो फिर क्या हुआ, इंटरनेशनल लेवल पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे राजनीतिक अस्थिरता हुई और मध्य पूर्व संकट के कारण फिर से आपका क्रूड ऑयल का जो दाम वो उसमें बहुत ही ज़्यादा अप्रत्याशित वृद्धि हुआ और इसके कारण जो है वो आपका इन सभी के कारणों के कारण जो है 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्षों में भारत का राजकोषीय जो घाटा है वो आपका राजकोषीय घाटा और जो आपका चालू खाते पर जो है घाटा चालू खाते पर जो है घाटा यानी कि करेंट अकाउंट पे जो है करेंट अकाउंट डिफिसिट ये और आपका भारत का जीडीपी ये आपका 4% से अधिक हो गया। तो सिंपल सी बात बोला गया है, क्या क्या बोले हैं वो देख लीजिए कि 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्षों में राजकोषीय घाटा और जो चालू खाते पे जो घाटा है वो भारत के जीडीपी से 4% ज़्यादा हो गया। ठीक है, इसको भी आप याद रख लीजिएगा। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना बहुत ही उतार चढ़ाव वाला रहा। पहला साल बहुत ही अच्छा रहा, दूसरा साल फिर एवरेज रहा, तीसरा साल फिर एवरेज फिर कम हुआ, चौथा साल और कम हो गया, 5वें साल फिर ठीक हुआ, फिर कम हुआ। तो इस तरह से देखिएगा तो 11वीं पंचवर्षीय योजना बहुत ही अप डाउन वाला रहा है। अब जो है वो थोड़ा सा आपका एक और बचता है जो है आपका 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 2012 से लेकर 2017 तक चल देगा। ये जो है 12वीं पंचवर्षीय योजना ये ज़्यादा नहीं है, ये थोड़ा सा ही है और 12वीं पंचवर्षीय योजना को हम लोग आज के क्लास में नहीं बल्कि कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे 12वीं पंचवर्षीय योजना को। तो ये जो है आपका 12वीं पंचवर्षीय योजना, इसको हम लोग कल की क्लास में देखेंगे। ठीक है, और कल की क्लास में हम लोग 12वीं पंचवर्षीय योजना को देखेंगे। फिर हम लोग जानते हैं कि योजना आयोग को बंद करके उसको रिप्लेस करके नीति आयोग को लाया गया। तो हम लोग फिर थोड़ा सा नीति आयोग के बारे में भी पढ़ेंगे कल की क्लास में। और योजना आयोग के बाद नीति आयोग आया और उसके बाद जो है वो हम लोग नीति आयोग को पढ़ लिख कर जो है वो इस टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे, यानी कि पंचवर्षीय योजना वाला जो टॉपिक है वो पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये 5 लेक्चर में यहाँ तक हम लोग पढ़े हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना तक। फिर जो है वो आने वाला एक लेक्चर और आएगा, यानी कि इस टॉपिक का लेक्चर नंबर 3, जिसमें आपका 12वीं पंचवर्षीय योजना और आपका थोड़ा सा नीति आयोग का पार्ट रहेगा और फिर ये आपका टॉपिक जो है वो पूरी तरीके से एंड हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। ठीक है।